Morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम BSc पार्ट 3 यूनिट 5 में फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स के अंतर्गत अपमार्जक, मिसेल्स एवं इनका सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अपमार्जक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सल्फोनिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न जो साबुन की भांति किसी सतह को धूल एवं चिकनाई से मुक्त कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। चूँकि ये साबुन तो नहीं है लेकिन साबुन के जैसे ही कार्य करते हैं, अतः इसे हम साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण अथवा एल्किल अथवा एरिल सल्फोनेट होते हैं। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के रूप में सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, व्यापारिक नाम इसका क्या है? ड्रेफ्ट, एक एल्किल सल्फोनेट है, जबकि यह है सोडियम पैरा 1,3,5,7 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। इसका व्यापारिक क्या नाम है? नेकोनोल अथवा सेंटोमर्स। यह कैसा एक एरिल सल्फोनेट है। तो उपयुक्त प्रकार के अणुओं का एक सिरा कैसा होता है? आयनिक होता है, अर्थात ये क्या होगा? जल में घुलनशील रहेगा। इस सिरे को अणु का सिर या हेड पार्ट कहते हैं और अणु का शेष भाग क्या कहलाता है? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला होता है, जो कि जल में कैसा होता है? अविलीय, लेकिन अध्रुवीय, चिकनाई व धूल में ये मिल जाता है। अणु के इस भाग को पूंछ या टेल पार्ट कहते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह संरचना बिल्कुल साबुन के अणु जैसी है, क्योंकि साबुन अर्थात सोडियम स्टीयरेट C17H35COO Na ये आयनिक फॉर्म में है। अणु में भी अणु का कार्बोक्सिलेट सिरा ऋणावेशित अर्थात आयनिक है, जबकि शेष हिस्सा हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, जो कि कैसा है? सहसंयोजक। साबुन अथवा अपमार्जक अणुओं का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, अतः यह भाग जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग, जबकि शेष भाग अणु सहसंयोजक है, जो कि अध्रुवीय, चिकनाई व धूल में घुल जाएगा, लेकिन ध्रुवीय विलायक जल में अविलेय रहेगा। अतः अणु का यह भाग जल विरोधी या जल हाइड्रोफोबिक या वाटर हेटिंग है। किसी साबुन अथवा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया में होता यह है कि जल विरोधी चिकनाई वह धूल में अपमार्जक का जल विरोधी सिरा मिल जाता है, लेकिन उसका जो दूसरा सिरा है जल स्नेही होने के कारण जल में घुला रहता है। इस प्रकार जल के बहुत सारे अणु ऐसी क्रिया करेंगे और साथ में यदि हाथ से मसलने की अथवा नरम जल में उबालने की अथवा धोने की मशीन से हिलाने की क्रिया होगी तो गंदगी जिस सतह पर चिपकी हुई है वहाँ से छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में फैलने लगेगी और कुछ समय बाद वह सतह गंदगी से मुक्त हो जाती है और साफ हो जाती है। किसी साबुन अथवा अपमार्जन की क्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है, ये गंदगी वाली सतह है, अपमार्जक अथवा साबुन के ये अणु है। तो अपमार्जक और साबुन के अणु जो विलयन है उसमें इस प्रकार से होगा। द्वितीय अवस्था में जो इसका टेल पार्ट है वो गंदगी की सतह से चिपकता जाएगा। फिर क्या होगा? ये इस गंदगी की सतह को ले जाएंगे बाहर जल में घुलते और इस प्रकार से ये बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है मिसेल्स। कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो तनु विलयनों में तो तीव्र वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर उनके आयन झुंड बनाकर कोलाइडी आकार के हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अथवा संगुणित कोलाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसेल्स या एसोसिएट कोलाइड्स। बड़े आकार के ऋणायन जैसे C17H30COO- साबुन, RSO3 अपमार्जक आदि, अथवा धनायन उदाहरण CH3 होल्ट्राइस आदि के कई आयन कुछ विलायक अणुओं में सहित संयुक्त होकर बड़े कोलाइड अणु बना लेते हैं। अतः कोलाइड अपघट्यों या इलेक्ट्रोलाइटों के झुंड को मिसेल कहा जाता है। कुछ सहसंयोजक उदाहरण पॉलीएथिलीन ऑक्साइड भी संयुक्त होकर क्या बनाती है? मिसेल। सोडियम ओलिएट C17H33COO Na+
साबुन की संरचना में जैसे कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन अथवा पुच्छ भाग और दूसरा COONA या सिर भाग। इसमें COONA भाग आयनिक होने के कारण द्रव स्नेही होगा और जल में घुलने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत C4H10 सहसंयोजक भाग होने के कारण द्रव विरोधी होगा और जल से दूर होने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में यदि विलयन की उच्च सांद्रता होगी तो सैकड़ों की संख्या में हाइड्रोकार्बन भाग एक दूसरे के साथ संयुक्त मिसेल बना लेते हैं। मिसेल बनाते समय आयन गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है अथवा पत्ती की किसी आकृति में परस्पर संयुक्त भी हो जाते हैं। वस्तुतः साबुन अथवा अपमार्जकों की अपमार्जन की क्रिया आयनों की मिसेल बनाने की प्रवृत्ति के कारण ही संभव है। चिकनाई या धूल के कण के साथ कोलाइडी कण एक गोलीय मिसेल बनाकर सतह से पृथक हो जाते हैं। हम निम्न चित्र द्वारा विभिन्न आकृतियों की मिसेल यहाँ पर देख सकते हैं। किसी कोलाइड की मिसेल बनने के लिए कोलाइडी विलयन की कुछ न्यूनतम सांद्रता का होना आवश्यक है। इस न्यूनतम सांद्रता को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC, जिसका मान विलयन के ताप पर निर्भर है। प्रत्येक पदार्थ के लिए CMC का मान एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब हम देखेंगे साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर होता है। डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। फर्स्ट है, साबुन एक दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण होता है, जबकि अपमार्जक क्या होता है? एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। अतः साबुन का जलीय विलयन तो कैसा होता है? क्षारीय। और जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन। जैसे साबुन का RCONA + H2O ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ये कैसा होगा विलयन? क्षारीय। जबकि अपमार्जक में क्या होगा? ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में, अतः क्या हो जाएगा? उदासीन। क्षारीय होने के कारण साबुन का विलयन ऊनी व रेशम जैसे कोमल कपड़ों की सफाई के लिए हानिकारक है, जबकि अपमार्जक का विलयन उदासीन होने के कारण हर प्रकार के रेशों को साफ करने में प्रयुक्त होता है। सेकंड है, कठोर जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फेरस, फेरिक आयन आदि आयन घुले रहते हैं, जो साबुन के साथ क्रिया करके उनके अघुलनशील लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार साबुन व्यर्थ जाता है और अपमार्जन की क्रिया नहीं होती। साथ ही वह अवक्षेप उस सतह की गंदगी के साथ चिपक जाता है, जिससे उस सतह की सफाई अर्थात अपमार्जन की क्रिया भी कठिन हो जाती है। अतः साबुन का उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः इसी समस्या को हल करने के लिए संश्लेषित अपमार्जकों का विकास हुआ। ये अपमार्जक कठोर जल के साथ अवक्षेपित नहीं होते, अतः इनका उपयोग कठोर व मृदु दोनों ही प्रकार के जल में किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अपमार्जकों के उपयोग क्या क्या है। फर्स्ट है, सफाई तथा अपमार्जन के अतिरिक्त ये कठोर जल को मृदु करने में भी प्रयुक्त होते हैं। यदि इन्हें पॉलीसल्फेट के साथ मिलाकर कठोर जल में डाला जाए तो यह कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फेरिक, फेरस आदि आयनों के साथ संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार कठोर जल इन आयनों से मुक्त होकर मृदु हो जाता है। सेकंड है, कभी कभी इन्हें स्नेहकों के साथ मिला दिए जाते हैं। इनका एक सिरा आयनिक होने के कारण वह धातु के साथ चिपक जाता है और इस प्रकार स्नेह की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे अपमार्जकों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डिटर्जेंट्स। अब तक सर्वाधिक उपयोग में आने वाले नैकोनोल का व्यापारिक उत्पादन बेंजीन, प्रोपीन तथा सैधुम H2SO4 अथवा SO3 से किया जाता है। सर्वप्रथम प्रोपीन का बहुलीकरण करके उसका टेट्रामर एल्किन बना लिया जाता है। ये क्या है? एल्किन। तो उसका बहुलक बना लिया जाता है टेट्रामर एल्किन। अब इस एल्किन से बेंजीन का एल्किलीकरण किया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त डोडेकाइल बेंजीन का सल्फोनीकरण करते हैं। इसका हम बेंजीन से क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें? डोडेकाइल बेंजीन। इसकी हम SO3 के साथ सैधुम H2SO4 के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें? डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जब सोडियम कार्बोनेट के साथ उदासीनीकरण करते हैं तो उपयुक्त अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जो कि इच्छित अपमार्जक है, जिसे हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। C12H25
बेंजीन वाला SO3Na, सोडियम पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सेकंड है उपयुक्त विधि से प्राप्त सोडियम पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट का अपमार्जक के रूप में व्यापक उपयोग होता रहा है। सन 1963 तक इस लवण को ही मुख्य अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस अपमार्जक में अधिक संख्या में मैथिल शाखाओं के होने के कारण सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं हो पाता। फलतः समस्या यह हुई कि इसका निकास किस प्रकार से किया जाए, और यह समस्या इतनी गंभीर हुई कि कुछ देशों में इनका उपयोग भी क्या कर दिया गया, अवैध माना जाने लगा। अतः शीघ्र ही इनका ध्यान ऐसे अपमार्जकों की तरफ गया जिसमें कि बेंजीन वलय के साथ अशाखित श्रृंखला वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। अब बेंजीन का एल्किलीकरण किसी अशाखित एल्किन अथवा अशाखित लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों के साथ करवाया जाता है और फिर उपयुक्त विधि से उसका सोडियम सल्फोनेट लवण बनाकर उसे अपमार्जक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ देखिए लंबी श्रृंखला वाला एल्किल समूह, तो और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, अपमार्जक। इस प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल अर्थात सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले होते हैं, अतः इनके निकास की भी कोई समस्या नहीं होता है। थर्ड है सोडियम एल्किल सल्फेट। इसको प्राप्त करने के लिए तेल तथा वसाओं का अपचयन करके लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। ये अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, जिनका सोडियम कार्बोनेट के साथ उदासीनीकरण करने पर सोडियम एल्किल सल्फेट अपमार्जक प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तेल या वसा है जिसका हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो उच्चतर अल्कोहल और ग्लिसरॉल बनते हैं। एल्किल के समूह की संख्या में R कितना हो सकता है, 11 से 17 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। फिर RCH2OH H2SO4 सांद्र के साथ क्रिया करके सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं और ये Na2CO3 के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अपमार्जक। द्रव अपमार्जकों में सोडियम धनायन के स्थान पर अत्यधिक जल स्नेही ट्राई एथेनॉल अमोनियम आयन प्रयुक्त किया जाता है। द्रव अपमार्जकों को हम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। R बेंजीन वाला SO4 माइनस, यहाँ पर OH CH2 का होल ट्राइस NH प्लस। फोर्थ है उपयुक्त समस्त अपमार्जकों में अपमार्जन की क्रिया ऋणायन द्वारा संपन्न होती है, अतः इन्हें ऋणायनी अपमार्जक भी कहते हैं। आजकल इनके विपरीत प्रतिप साबुन या धनायनीय अपमार्जक भी प्रचलन में आने लगे। इनकी भी अपमार्जन क्रिया तो समान ही है, बस अपमार्जन करने वाला आयन ऋणायन के स्थान पर क्या होता है, धनायन। ये चतुष्फलकीय अमोनियम लवण होते हैं जो कि निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। तेल वसा है, वाटर के साथ H आयन की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ग्लिसरॉल। उच्च वसा अम्लों को जब अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो RCONH2, फिर और गर्म किया जाता है RCN, फिर उत्प्रेरक के प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो एल्किल NH2, फिर मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवा के क्या बनाया जाता है, RCH2N प्लस CH3 का होल ट्राइस Cl माइनस अपमार्जक बनता है। फिफ्थ है अति आधुनिक अपमार्जकों में ये उदासीन अणु होते हैं। इनमें अपमार्जन क्रिया के लिए आवश्यक जल स्नेही सिरा किसी आवेश द्वारा आवेशित होने के स्थान पर इस क्रिया का बहुक्रियात्मक समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जल अणुओं में विलय हो सकता है। जैसे R लंबी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह है, यहाँ पर OH, इसकी क्रिया हम CH2OCH से करें H प्लस तो हमें ये प्राप्त होगा और उसके बाद में निम्न प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अपमार्जक। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों के एस्टर भी अपमार्जक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे पेंटा एरिथ्रिटोल मोनी एल्कोनेट। तो इस प्रकार से हम अपमार्जकों का निर्माण करते हैं जो कि वातावरण में प्रदूषित ना करें और ह्यूमंस को भी किसी प्रकार का उससे नुकसान ना हो। थैंक यू।